अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी बुरे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक फ़्लड आया हुआ है जो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। उसने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को अफेक्ट किया है। और जिन जिन इलाकों को अफेक्ट किया वो कौन से हैं? उसमें केपी आता है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है, उसमें साउथ पंजाब आता है, उसमें इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके आते हैं, और सबसे ज़्यादा इस फ्लड की वजह से जो इलाका अफेक्ट हुआ है वो बलूचिस्तान का। राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 550 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं बलूचिस्तान में इस फ्लड की वजह से। और 46,000 जो हैं वो घर, 46,000 के करीब ऐसे घर हैं जो डैमेज हुए हैं इस फ्लड की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग डैमेज हो रहा है, जो रोड्स हैं वो भी डैमेज हो रही हैं, क्रॉप्स भी डैमेज हो रही हैं। ये एक ओवरऑल इफेक्ट है इस फ्लड का चीज़ों के ऊपर। अगर आप परसेंटेजेस की बात करें तो तकरीबन 133% इंक्रीज़ हो गया मानसून रेंज के अंदर इस साल जुलाई के अंदर, अगर आप कंपैरिजन उसका करें पिछले सालों की निस्बत। यानी कि इस साल जो जुलाई में बारिशें हुई हैं उसमें 133% इंक्रीज़ था पिछले जुलाई की निस्बत। अब इस वक्त इन तमाम तर फ्लड विक्टिम्स की जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो भी मदद करने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है जो हमेशा ऐसे मौक़ों पर काम आती होती है वो भी इन इलाकों में जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा जो आज का व्लॉग है वो समहाउ इस फ्लड से रिलेटेड नहीं है। ये तो कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको दे दी। मेरा आज का व्लॉग समहाउ पाकिस्तान के क्लाइमेट से रिलेटेड है और उन तमाम तर बातों से रिलेटेड है कि किस वो जो पाकिस्तान के क्लाइमेट को अफेक्ट करी है। अब सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस बारे में कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट समहाउ किसी भी इलाके के वेदर पैटर्न को कहते होते हैं, उस वेदर पैटर्न को कहते होते हैं जो 25 से 30 साल तक रहता होता है, उसको आप क्लाइमेट बोलते होते हैं। अब पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो चेंज क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान में जो एक आप तरीके से कहते हैं कि जो कोयला जलाया जाता है वो इस क्लाइमेट को अफेक्ट करता होता है। वो कैसे अफेक्ट करता होता है? क्योंकि जब आप कोयला जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उसका एक नेगेटिव अफेक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर। इसी तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है, जब दरख्तों को एक मैसिव अमाउंट में काटा जाता है, बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटा जाता है, तो तब भी आपका जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। और क्योंकि जब दरख्त कटने लग जाते हैं तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो समहाउ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सके, और जब ऐसी हालात पैदा होते हैं तो फिर आपके क्लाइमेट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, आपका क्लाइमेट वो अफेक्ट होता है। थर्डली, जो आपको पता है पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करी है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करी है उसकी वजह से जो आपके मुल्क की जो लाइफ स्टॉक है वो भी इंक्रीज़ करी है। जब आपके मुल्क की लाइफ स्टॉक इंक्रीज़ करती होती है तो जो आपकी गाय भैंसें जो जिनकी तादाद बढ़ती जाती है, जो फूड को डाइजेस्ट करती होती हैं, तो वो भी एक गैस को रिलीज़ करती होती हैं जिसको आप मीथेन बोलते हैं, और मीथेन भी समहाउ एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती होती है ऑन योर क्लाइमेट। उसके अलावा जितने भी आपका एनर्जी सेक्टर है, इस लफ्ज़ एनर्जी को याद रखिएगा, ये आगे भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा कि आपका जितना भी एनर्जी सेक्टर है, फॉर एग्जांपल जो आपकी कारों में जो तेल डलता होता है वो भी एनर्जी सेक्टर में आता होता है। जो आपकी फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए कहीं कोयला इस्तेमाल होता है या नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, एलएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर आती होती हैं। ये चीज़ें जो हैं ये भी आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करती होती हैं। जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता होता है, जब कोयला जलता होता है वो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता होता है। इसी तरीके से जब आपकी बिजली की जो प्रोडक्शन है वो भी जब इसी एनर्जी से रिलेटेड होती है कि आप पेट्रोल पे बिजली बनाते हैं, फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाते हैं, कोल से बिजली बनाने की कोशिश करते हैं, एलएनजी से बिजली बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी जो है आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करती होती है। अब जब अगर आपका क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है या क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी? उससे सबसे पहले तो फ्लड्स आएंगे जो आप देख रहे हैं इस वक्त आए हैं। उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड मानसून रेन्स होंगी, और वो भी आप देख रहे हैं इस वक्त हो रही हैं। उसके अलावा जो है फिर जब कभी मानसून रेन्स होंगी और कभी बारिशें बिल्कुल भी नहीं होंगी, और ये पाकिस्तान में हो चुका है। अगर इस साल आप पढ़ें तो जैसे मार्च अप्रैल में ये इन महीनों में बिल्कुल पाकिस्तान में बारिशें नहीं हुई, और इसके ऊपर भी अगर आप कोई रिपोर्ट पढ़ें तो तकरीबन 77% डिक्रीज़ आया इन महीनों में बारिशों के अंदर, अगर आप इसका कंपैरिजन करें पिछले सालों के साथ। फिर एक और चीज़ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है वो हीट वेव्स होती हैं, कि शिद्दत से हीट वेव्स आने लग जाती हैं, और हीट वेव्स जो है वो उसका भी एक पूरा का पूरा इफेक्ट होता है आपकी इन्वायरमेंट पर। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो भी डैमेज होती हैं, लोगों को भी हीट स्ट्रोक होने लग जाता है, लोग भी उसकी वजह से बीमार होने लग जाते हैं। तो एक मसला जो इसका ये आपको नज़र आता होता है।
उसके अलावा जो है हीट वेव से ही आपको पता चल रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करने लग जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता होता है तो फिर आपकी फसलें भी तबाह होंगी। अब फसलों का अफेक्ट हर तरीके से आ रहा, और फसलें जो होती हैं वो हर तरीके से अफेक्ट हो रही होती हैं। वो बेशक ज़्यादा बारिश हो रही हो तब भी अफेक्ट होती हैं, और अगर बिल्कुल भी बारिश हो ना, मतलब अगर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा रहा है, बिला नागा सूरज निकल रहा है, तो उससे भी अफेक्ट होंगी, वो उससे भी तबाह होंगी। अब इसके बाद जो है मैं बात करूँगा कुछ चीज़ों के बारे में जो समहाउ आपको इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से इस क्लाइमेट चेंज ने अफेक्ट किया पाकिस्तान को पिछले सालों के अंदर। अब अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई इस क्लाइमेट के वजह से, वो क्या थी? वो ये थी कि अगर अब आप 100 ऐसे शहरों की बात करें जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, यहाँ जहाँ पे रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसमें से तकरीबन तकरीबन 48 सिटीज़ ऐसी हैं जो इंडिया पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के जो माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें कराक्रम भी आता है, जिसमें हिमालयाज़ भी आते हैं, उनकी बात करें तो उनके ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है तो वो जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो गए, और वो भी आपको आने वाले सालों में देखेंगे उस वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फ्लड आएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को नुकसान हो रहा है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो दोनों मुल्कों में आ रहे हैं। अब ज़रा हम फ्लड्स को ही अगर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें, जो 2010 के फ्लड्स आए थे उसमें तकरीबन 1600 लोगों का इंतकाल हो गया था पाकिस्तान में। फिर 2019 की जो मानसून रेंज इंडिया में आई, उस उधर 2200 लोगों का इंतकाल हो गया। फिर जो हीट वेव्स कराची में आई 2015 के अंदर, उसमें 2000 लोगों की डेथ हुई, और उसी साल इंडिया में हीट वेव्स की वजह से तकरीबन तकरीबन 2300 लोगों की डेथ हो गई। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि आपकी दोनों के मुल्कों का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। अब मैंने आप लोगों को एक लफ्ज़ बोला था एनर्जी सेक्टर का, और मैंने कहा था इसको याद रखिएगा। अब जो एनर्जी है आपका, या आप कह सकते हैं जो आपके मुल्क का एनर्जी सेक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मुल्क के क्लाइमेट को नहीं अफेक्ट कर रहा, वो समहाउ आपके मुल्क की इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रहा है। और आपके मुल्क की अगर इकोनॉमी कोलैप्स करिए तो उसका एक रीज़न आपके मुल्कों का पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर भी है। तकरीबन हम जो ऑयल इम्पोर्ट करते होते हैं वो तकरीबन 17.3 बिलियन रुपीज़ का है, और इतनी अमाउंट की हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते होते, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज़ कर जाता है, या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपको नज़र आने लग जाता है बड़े वाज़े तरीके से। इस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 1.4 बिलियन का है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज आप इतने ज़्यादा पैसों का तेल इंपोर्ट करते होते हैं कि उतने पैसों की आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और समहाउ जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इंपोर्टेड एनर्जी से ही बनाई जाती है। अब मेरे पास इस वक्त कुछ परसेंटेजेस हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें थ्रू फर्नेस ऑयल वो 15% है, जो हम नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो 12% है, जो हम LNG से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो 25% है, और समहाउ जो हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो तकरीबन तकरीबन 9% है। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम बाहर से ख़रीदते होते हैं। इसी की वजह से जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होता है और आपकी इंपोर्ट बिल इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो आप ये देखते हैं IMF का प्रेशर भी आपके मुल्क पर इंक्रीज़ कर जाता है। IMF भी आपसे जो है एक तरीके से कभी कहता है हम आपको पैसे देंगे, कभी कहता है हम आपको पैसे नहीं देंगे, और फिर वो अपनी मुश्किल शराइत आप पर रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करने लग जाती है। ये सब तमाम तर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रही होती है कि आपका जो इंपोर्ट बिल है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। अब हमने ये देखा कि एनर्जी की वजह से आपके मुल्क का क्लाइमेट तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ साथ आपके मुल्क की इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि हमें समहाउ रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें सोलर पैनल से बिजली बनानी पड़ेगी, हमें जो गाड़ियाँ हैं उसमें इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ये वो तमाम तर चीज़ें जिससे आपका क्लाइमेट भी जो एक तरीके से डैमेज हो रहा है वो उससे रुक जाएगा, आपके क्लाइमेट में भी इस किस्म का नेगेटिव इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, और आपके मुल्क की इकोनॉमी भी जो है उसमें भी जब ये ऑयल का इंपोर्ट बिल ख़त्म हो जाएगा तो आपके मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होने लग जाएगी। बहरहाल ये वो तमाम तर बातें थी जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसके बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।